लास्ट सेशन में मैंने आपको सैलरी में जाते जाते ग्रेचुटी के बारे में कुछ हिंट किया था, याद होगा। आज हम आगे बढ़ेंगे उसी ग्रेचुटी को लेकर के, और जो पॉइंट स्किप हो गए थे यहाँ डिटेल में दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हमने जो ग्रेचुटी में देखा, ढंग से देखेंगे। मैंने कहा ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है कि भाई आपने हमारे यहाँ इतने साल तक मेहनत की, अब जा रहे हो तो कुछ ग्रेशियस अमाउंट लेते जाओ। ठीक है ना, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। अच्छा, ये मैंने कहा रिटायरमेंट के समय मिलता है, तो गवर्नमेंट ने भी कहा एक अच्छा खासा अमाउंट ग्रेचुटी के नाम पर एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो पूरे पर टैक्स न लगा करके भाई अगर वो पार्ट 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 में हर साल मिलता तो एक छोटा अमाउंट मिलता हर साल, और छोटा अमाउंट मिलता तो छोटे स्लैब में आता, और छोटा स्लैब मतलब कि 10% 20% के टैक्स रेट में जाता। अब अचानक 20 25 लाख 30 लाख किसी को दे दोगे तो हायर स्लैब में जाएगा। एक तो वो रिटायर कर रहा है, ऊपर से वो अपनी पास्ट सर्विसेज का पेमेंट मांग रहा है, और आप अचानक उसके ऊपर एक हैवी अमाउंट टैक्स का लगा दे रहे हो। गलत है ना। तो कहा गया ये एक बेनिफिट दिया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, और ये दिया जाएगा सेक्शन 10(10) में। इसको हम कहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। अच्छा, कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले एम्प्लॉयज को हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक कहलाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या तो वो होगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पक्की बात है ना। मैंने कहा था जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखते हैं तो उसके लिए सीधा एक फंडा लाया गया कि भाई आपका हम 100% एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्या कर देंगे। 100% एग्जेम्प्ट कर देंगे अंडर सेक्शन 10(10) में। सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात आएगी तो हम उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। या तो वो एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट होगा, या तो एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, 1972, या नॉट कवर्ड होगा। अगर वो कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो उसके लिए सिस्टम बनाया गया कि इन तीन में से जो सबसे कम होगा ना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। क्या बोला गया। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। नंबर वन, एक्चुअल अमाउंट। नंबर टू, मैक्सिमम लिमिट रुपीज 20 लाख। एंड अब बोला गया कि एम्प्लॉय जितने साल कंप्लीट काम किया होगा, हर एक साल के अगेंस्ट उसको 15 दिन की सैलरी ग्रेचुटी के नाम पर दी जाएगी। हर एक साल पर, यानी अगर उसने 30 साल काम किया तो 15 15 दिन हर एक साल का उसको आज रिटायर होते समय दे दो। मेरी बात समझ में आई। तो हाफ मंथ सैलरी, और यहां पर हाफ मंथ का मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाई 26 डेज। यस और नो। अच्छा, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर भाई। वो 30 साल से काम कर रहा है, जब 30 years बैक उसने काम स्टार्ट किया था, ही वॉज गेटिंग 200 300 और 100 एज अ सैलरी, बट नाउ ही इज गेटिंग 40,000 50,000 60,000 at present. Now on what basis we are needed to provide him the salary of gratuity, means what the amount of salary should be treated over here. Half month salary means what type of salary, 30 days back वाली सैलरी और आज वाली सैलरी, प्रेजेंट वाली सैलरी। तो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, अभी अभी जो उसने लास्ट ड्रॉ की है, यानी एक साल में 15 दिन की सैलरी ऐसे कैलकुलेट होगी अभी वाली सैलरी के हिसाब से।
ठीक, एक साल में 15 दिन की सैलरी ऐसे कैलकुलेट होगी। उसका क्या करेंगे, 30 डेज का क्या करेंगे, अरे 30 साल जो उसने काम किया मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, ये कितने साल की सैलरी उसको मिली, केवल एक साल। हाफ मंथ की सैलरी उसको एक साल के बदले मिल रही है, हाँ या ना? पक्की बात है, ये एक साल का हुआ, जबकि हमको देना कितने साल का है, जितने साल उसने काम किए। फॉर व्हाट ईयर्स, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, और हाँ, पार्ट देयर ऑफ। देखो ना, इसी में पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। एक साल में 15 दिन, 15 दिन की सैलरी किस बेसिस पर, लास्ट ऑन सैलरी के हिसाब से, कितने सालों का, जितने साल उसने काम किया है। और इसमें 6 मंथ से ज्यादा अगर काम करेगा तो उसको एक कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा। अच्छा, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट में क्या है? अगेन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। हाँ, नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट, मैक्सिमम लिमिट, हाउ मच, एंड थर्ड, यहां पर भी हाफ मंथ सैलरी देंगे। यहां पर भी एक साल में हाफ मंथ सैलरी देंगे, फोकट में। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, लास्ट ऑन सैलरी नहीं होगी, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी होगी, लास्ट 10 मंथ्स। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, और पार्ट देयर ऑफ, इसको हम लोग कर देंगे। यही तो करवाया था, यहां पर ये शामिल नहीं होगा। ये नोट है ना आप लोग की कॉपी में ऑलरेडी, लास्ट टाइम करवाया था जाते जाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना, हमको कितना कम समय लगा वही फॉर्मेट समझाने में, और अब आप लोगों को आसानी से समझ में भी आया कि हम कहे क्या। अच्छा, अगर एक बार और रिपीट कर दिया जाए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसकी जो प्रॉब्लम्स अब समझ में आएंगी। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? पहला मैंने कहा, ग्रेचुटी इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। इफ एनी एम्प्लॉय इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी आफ्टर द रिटायरमेंट, देन द एम्प्लॉय shall be eligible to get the exemption under section 1010. What is the limit of the exemption? First of all, we are needed to separate the employee, whether the employee is government employee, non-government employee. If the employee is government, then the 100% shall be exempt. If the government is non-employee, again we are needed to bifurcate it into two parts. The first one is whether the employee is covered under the Gratuity Act 1972 or not covered. If it is covered, again we are needed to check least of the following shall be exempt. The number 1, actual amount. Number 2, maximum limit 20 lakhs. Third, half month salary. ठीक है, और यहाँ हाफ मंथ सैलरी मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 26 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट देयर ऑफ, हर एक साल के अगेंस्ट उसको, कंप्लीटेड ईयर के अगेंस्ट उसको 15 दिन की सैलरी फोकट में दी जाएगी। अब मान लो 30 साल काम किया तो 15 दिन के हिसाब से 450 दिन होते हैं, हाँ है ना? और 15 महीने के बराबर हुआ, दैट इज इक्वल टू 15 मंथ्स। 450 डेज मीन्स 15 मंथ्स। और 15 महीने की सैलरी तो निकल गई 15 महीना, लेकिन सैलरी क्या लेंगे, अभी वाला लेंगे, 30 साल बाद लेंगे, तो अभी कहा गया अभी वाला ले लो, लास्ट ड्रॉन सैलरी। जबकि इसमें बोला गया कि अगर वो कवर्ड नहीं है तो एक्चुअल अमाउंट 20 lakhs, और हाफ मंथ सैलरी हेयर मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 30 डेज सैलरी, हर एक साल के बदले हम उसको 1/2 महीने की सैलरी देंगे फोकट में। कितने सालों के लिए, जितने साल उसने काम किया। पार्ट देयर ऑफ यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। और सैलरी का बेस क्या रहेगा, वैल्यू कैसे निकालेंगे,
लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। प्रॉब्लम ये आ रही है ना सर, सैलरी का मतलब आपने बहुत ही वैग बताया हुआ है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है। सैलरी का मतलब क्या होता है, जरा ढंग से देखें। यहां जो सैलरी है, इसका मतलब क्या, सॉरी, ये, इसका मतलब क्या, और यहां जो है सैलरी, इसका मतलब क्या। इसके लिए सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंसेस। डियरनेस अलावेंसेस, महंगाई भत्ता। देख लें, कॉपी पे अभी नोट ना करें। डियरनेस अलावेंसेस, महंगाई भत्ता। और यहां पर सैलरी मींस क्या, यहां पर सैलरी का मतलब हो जाएगा सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ ओके प्लस परसेंटेज। अरे बाप रे, ये तो हम लोग कोडिंग में बात कर रहे हैं। तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए दोनों में फर्क क्या है। अब आगे जितने भी पॉइंट्स पढ़ोगे उसमें हम डीए इफ बोलेंगे उसका मतलब कुछ और होगा, डीए बोलेंगे केवल तो उसका कुछ और मतलब होगा। परसेंटेज मीन्स व्हाट, देखना है। तो डीए अगर हम बात करें, अब देखो ना, अब यहां से छोड़ करके हम कहा जा रहे हैं, डीए पढ़ने जा रहे हैं, डियरनेस अलाउंसेस। ये ऑलवेज टैक्सेबल होता है। क्या होता है, अब मैंने लिखा इफ और मैंने कुछ नहीं लिखा, देखो ना, पहले में मैंने कुछ नहीं लिखा, डीए ओनली डीए, और दूसरे में लिखा डीए इफ। तो इफ मींस व्हाट, कुछ स्पेशल कैटेगरी आ गई होगी डीए की। तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, डीए ओनली और यहां डीए इफ। तो इफ का मतलब, अब सुनना, जब एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी उसकी सेवा शर्तों के हिसाब से देते हैं सर, व्हाट डज इट मीन। जब हम एम्प्लॉय को डीए देते हैं, डीए देते हैं अकॉर्डिंग टू हिज सैलरी। देखो तुम काम कर रहे हो, हर महीने 20,000 मिल रहा है, और हम तुम्हें डीए भी देंगे 10% पर मंथ के हिसाब से। 10% पर मंथ के हिसाब से, इट मीन्स वी विल प्रोवाइड यू द डीए रुपीज 20,000 की सैलरी है, 10% का डीए है, 2,000 डीए हो गया आपका। सैलरी बढ़ गई, 25,000 हो गया, डीए कितना हो जाएगा। हाँ, अरे बोलो थे, 2,500। अगर सैलरी 15,000 हो गई तो 1,500, बात खत्म ना। 10% मीन्स अकॉर्डिंग टू द सैलरी द डीए विल बी, मीन्स विल इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सैलरी। तो अगर हम सैलरी के हिसाब से डीए दे रहे हैं, जब जब सैलरी बढ़ेगी तब तब डीए बढ़ेगा, जब जब सैलरी घटेगी तब तब डीए घटेगा। क्लियर है। और तो और जब आप रिटायर होंगे ना, तो हम सैलरी में उसको आपका हिस्सा मानेंगे, सैलरी का। जब आप रिटायर होंगे ना, तो जो भी आपके कैलकुलेशंस होंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के, उसमें सैलरी के साथ साथ डीए को भी जोड़ दिया जाएगा। पल्ले नहीं पड़ा। आज आप हमारे यहाँ काम करने आए, मैंने कहा देखो भाई, आपकी सैलरी है 20,000, डीए है ये 10%। आप काम करने लगे, 30 साल बीत गया आपको काम करते करते, आप रिटायरमेंट लेने लगे। मैंने आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का कैलकुलेशन किया, ठीक है ना। जब रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो सैलरी को बेस लेंगे। वही कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बेस होगा ना, कि मन में जितना आएगा उतना खजाने से उठा कर दे देंगे। सब कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन सैलरी के बेसिस पर होगा। हाँ या ना। सैलरी का मतलब क्या, सैलरी का मतलब सर बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, बोनस, कमीशन, फीस, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, बाप रे बाप, सेक्शन सीसीडी, क्या क्या करेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे उसमें। अरे कुछ बताओ तो।
तो उसी को डिफाइन किया गया सैलरी मींस व्हाट, उस समय क्या क्या कंसिडर करेंगे। तो कहा गया महंगाई भत्ता भी जोड़ो। पहले वाले केस में डीए अगर लिखा है तो किसी भी तरह का डीए हो, किसी भी तरह का डीए हो, नॉर्मल हो, इफ हो, उफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीए शैल बी द पार्ट ऑफ द सैलरी एंड शैल बी कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेशंस। हाँ है ना। जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स के कैलकुलेशन करेंगे उसमें डीए उसका हिस्सा बनेगा, डीए लिखा है, दैट इज इट, दैट्स इट, बाकी सब सोचनी नहीं आगे। लेकिन अगर डीए इफ लिखा है तो इसका मतलब ये तभी कंसीडर किया जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट में, 20,000 की सैलरी, 2,000 का डीए, तो अब आपकी सैलरी 22,000 मानी जाएगी, तो आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा मिलने वाला, है कि नहीं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सैलरी बढ़ गई डीए से, तो वो अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आएगा, वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा। अरे हाँ, नॉर्मल 2 और 2 4 होता है, एक और जोड़ दोगे तो 5 होगा, तो वही चीज यहां पर भी है, डीए को भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये है इफ का मतलब, इफ इट वॉज प्रोवाइडेड यू इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन इट शैल बी कंसिडर्ड, अदरवाइज नॉट। इफ का मतलब ये होता है, यानी जब आप हमारे यहाँ काम करने आए और आप एज ए एम्प्लॉय काम करते, मैंने कहा ये सैलरी है, ये डीए है, और ये वो वाला डीए है जो इफ है। इफ का मतलब जब आप रिटायर होगे तो ये उसका हिस्सा बनेगा, पहले से ही मालूम होता है। जब हम कहीं नौकरी करने जाते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ लिखा रहता है आपकी पे स्केल क्या रहेगी, आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सब मिलता है। आदमी पहले ही जान सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बात समझ में आई। ये है, तो इफ का मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और शैल बी कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये इफ का मतलब है। अब यहां पर जरा देखो, मैंने पहले में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब डीए किसी भी तरह का हो वो शामिल होगा, चाहे वो सेवा शर्तों में हो या ना हो। सेकंड केस में मैंने लिखा है डीए इफ, तो DA shall be considered in the second portion only in those situations when it was given under the terms of employment and it was clearly mentioned under the terms of employment. That's it. क्लियर है, समझ में आया। अब सर हमें क्वेश्चन में दे दिया डीए, अब हम कैसे समझ लेंगे वो सेवा शर्तों में है या नहीं, कैसे वो इफ में है या नहीं। नॉर्मल दे दिया गया, बात खत्म। अब हम कैलकुलेशन कैसे करें, मान लीजिए हमारे ऊपर टीचर ने छोड़ दिया, हम क्या करें। अरे मान लो कि लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तब तो पूरा एग्जेप्ट होता है, सोचना ही नहीं है, तब तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और कॉरपोरेशंस हो गए या पब्लिक लिमिटेड हो गई, तब तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो सेवा शर्तों में होगा ही होगा। पब्लिक लिमिटेड वगैरह लिमिटेड कंपनी होगी तो वो आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंसर्न है जो पब्लिक लिमिटेड नहीं है, तो उस केस में आपको टेंशन हो सकती है कि इसको क्या माने। तो अगर परसेंटेज के टर्म्स में दिया है 20,000 की सैलरी 10% डीए, तो हम ये मान सकते हैं कि जब जब सैलरी बढ़ेगी डीए भी बढ़ेगा, जब जब सैलरी घटेगी डीए भी घटेगा, यानी वो सैलरी के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर कह दिया डीए 2,000 पर मंथ, अब सैलरी तुम्हारी 25,000 हो रही है, 15,000 हो रही है, वो 2,000 ही रहेगा। तो उस केस में आप मान सकते हैं कि डीए वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यू कैन एज्यूम दैट। या तो क्वेश्चन में दे दिया रहे कि 2,000 का डीए मिलता था और वो डीए एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन में आता था, तब तो मानना ही पड़ेगा। डीए 10% था, वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता था, तो हम नहीं मानेंगे, है कि नहीं। और जब कुछ ना दिया रहे तो हम ये एजम्पशन लेकर चल सकते हैं। क्लियर है, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ही बैठ जाओ, इधर ही बैठे, हम अभी कर देंगे इधर बैठ के। नहीं समझ में आई बात, अरे बोलो ना। क्लियर।
अब कहानी सुनना ढंग से, जिसको हम कहेंगे इम्पॉर्टेंट नोट। अच्छा, एक चीज रह गई, सॉरी, किसी ने ये बोला भी नहीं सर परसेंटेज क्या है। सॉरी। हाँ, परसेंटेज का मतलब होता है, जो मैंने परसेंटेज लिखा है, दैट इज योर परसेंटेज ऑफ कमीशन। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? कौन सी दवा ली थी? सिट्राजिन लिया था, तब तो ये हालत नहीं होनी चाहिए। वो तो बेस्ट है इस मामले में। अच्छा, परसेंटेज ऑफ कमीशन, हम तो वही बोलने वाले थे, सिट्राजिन क्यों नहीं लिया, तो पहले ही लिखकर। परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ, परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ, अरे भाई मैं परसेंटेज का मतलब बता रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना, परसेंटेज सैलरी में क्या क्या शामिल करोगे? बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ का मतलब इफ इट वाज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लस परसेंटेज। परसेंटेज मींस व्हाट? परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। ढंग से सुनेंगे बिल्कुल इत्मीनान से, ये बहुत आसान सा चीज है, ऐसा समझना गलती मत कर सकते। ठीक है ना, सुनो। एक एम्प्लॉय है जिसको सैलरी मिलती है 10,000 पर मंथ। ठीक, परसेंटेज ऑफ कमीशन है 10% ऑन परचेजेस, एंड टोटल परचेजेस है 5 लाख। कैलकुलेट सैलरी फॉर सेक्शन 1010 if employee is not covered under the gratuity act। हाँ, बता सकते हो। हाँ, ये पर मंथ है, ये पर एनम, ऐसे ही कर लोगे, कुछ भी बोल दोगे। हम्म। चलो ईयरली ही निकाल लेते हैं, बाकी सब तो डिटेल नहीं दी है। सैलरी हो जाएगी 10,000 इंटू 12, 1 लाख, प्लस परसेंटेज कितना है? 5 लाख का कितना हो जाएगा? कितना हो गया? काय को? मैंने तो बोला था ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब उड़ी बाबा, तो इसको नहीं ना कवर करना था। सुनो, समझ में नहीं आया? अरे, हम क्या पढ़ा रहे पहले ये बता दो। तुम दिमाग कहाँ दौड़ा रहे हो पहले ये बता दो, हम भी समझे। हम ये क्या चीज पढ़ाए?
नहीं, मैंने ये तो बताया ही नहीं। मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया कि ग्रेचुटी के पर्पस से अगर इंप्लॉय ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं होता है तो वहां सैलरी का मतलब क्या लेंगे, ग्रेचुटी के पर्पस से, दैट्स इट, नॉट फॉर सैलरी पर्पस है। सैलरी चैप्टर को बार नहीं पढ़ रहे हैं हम, सैलरी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट ग्रेचुटी देख रहे हैं। ग्रेचुटी के पर्पस से सैलरी मीन्स व्हाट। अब बात समझ में आई? यानी अब जो रिटायरमेंट बेनिफिट का उसका कैलकुलेशन होगा वो 1,20,000 को हाथ में लेकर के कैलकुलेशन होगा, कि जो 15 दिन की सैलरी दे रहे हैं ना वो बेस क्या रहेगा, 1,20,000, ना कि 1,70,000। अब समझ में आई बात? अच्छा, लिखें। तो टर्नओवर याद रखना है तुम लोग को, सेल, परचेज नहीं। ठीक है ना? तो सैलरी है 10,000 पर मंथ, कमीशन है 20,000 पर एनम, और डीए है जो कि नॉट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन टर्नओवर, लिख देना। बोलो। तो बताओ सैलरी का मीनिंग क्या होगा? आंसर बताओ। टर्नओवर दे दिया ना, बताओ। सैलरी में क्या लेंगे, सैलरी बेसिक सैलरी कितना? हाँ। डीए, अच्छा ये नहीं लिखा मैंने, इसको ले लो। डीए नॉट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है 2,000 पर मंथ। हाँ, कितना आ जाएगा? लेंगे इसको, नहीं लेंगे? नहीं लेंगे क्योंकि नॉट प्रोवाइडेड है। इफ होना चाहिए ना। क्या कर रहे हो, इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नॉट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्यों लोगे डीए को? हाँ। कमीशन कितना? अरे बोलो ना। कितना? कितना हो गया? उड़ी बाबा, नहीं लेंगे इसको भी, क्यों? परसेंटेज में नहीं दिया है ना। हमने तो लिखा था ना कि कमीशन हमेशा परसेंटेज में होता है ये। अब बात समझ में आई? पक्की बात है। तो कमीशन परसेंटेज में होना चाहिए, ये परसेंटेज टर्नओवर पर होना चाहिए, दैट्स इट। परचेस का कमीशन नहीं होना चाहिए, परचेस का टर्नओवर नहीं होना, कमीशन नहीं होना चाहिए, परसेंटेज नहीं होना चाहिए परचेस का, बल्कि सेल्स का परसेंटेज होना चाहिए और सेल्स पर ही निकलना चाहिए। अब क्लियर है? चल सकते हैं आगे। तो अब अगर हम आपको बोले क्लियरली, फिर से एक बार रिवाइज करवा दें, खत्म कर दें, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। मैंने कहा ग्रेचुटी का मतलब आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है, and it will be exempt under section 1010. Now, first of all, employee shall be bifurcated into two parts, whether the employee is government employee, non-government employee. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 100% टैक्स एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमें दो बार फिर बाइफरकेट करना पड़ेगा, वेदर द एम्प्लॉय वाज कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड। अगर एम्प्लॉय कवर्ड है तो फिर देखना पड़ेगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, एक्चुअल अमाउंट 20 lakhs और हाफ मंथ सैलरी 15 divided by 26 days सैलरी on the basis of last drawn salary for each completed year of service or part thereof. Done. Salary here means basic salary plus DA. That's it. DA किसी भी तरह का हो शामिल कर लोगे। Now what about the not covered under the Gratuity Act? Again, these list of the following is exempt, actual amount 20 lakhs and half month salary 1/2 month salary on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service, और यहाँ पर part thereof use नहीं हुआ है। Salary here means basic salary plus DA if provided in terms of employment plus percentage of commission on the basis of turnover achieved by him. Is that clear? पक्की बात है भाई, बोलो ना। सैलरी थी बेसिक,
20,000 पर मंथ, टर्नओवर ऑफ द कंपनी 2 करोड़ पर एनम, परसेंटेज ऑफ कमीशन 10% ऑफ सेल्स अचीव्ड बाय हिम। 20 करोड़, 20 करोड़ ना लिखो, 2 करोड़ ना लिखकर 20 लाख लिख देते हैं, ठीक है ना? बता सकते हो सैलरी का अमाउंट कितना होगा? अरे बोलो ना। बेसिक सैलरी कितनी ले लोगे? 20,000 × 12, 2,40,000 प्लस कमीशन कितना ले लोगे? 20 lakhs का कितना परसेंटेज, कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? कितने फंस जाते हो तुम लोग। नहीं, मैंने कहा ना, हम तो छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। डूबी डूबी डब डब, यहाँ पर ठीक है, तुम लोग डूब गए उसमें। अरे भाई, ये टर्नओवर ऑफ द कंपनी है और उसको मिलना है अचीव्ड बाय हिम। उसका टर्नओवर में कितना हिस्सा है ये तो बताओ। ये तो कंपनी का टर्नओवर है ना। उसने कितने की सेल की देखो ना, यहाँ पर लिखा है अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। समझाते समय भी मैंने यही बताया था। तो टोटल कंपनी का टर्नओवर उसको क्यों ले रहे हो? उसको नहीं लेना है। अब समझ में आई बातें, आगे बढ़ सकते हैं अब ये कंप्लीट है। इसीलिए 2 मिनट रुक करके मैंने बताया कि तुम लोग पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर वहां पर जाएंगे। चले, चल, अब नहीं ना फंसोगे। आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में, देखो कैसे फंसते हो। ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस shall be taxable at all। नहीं समझे? अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको हमने उसकी सर्विस पीरियड के दौरान 5 लाख रुपए की ग्रेचुटी दे दी, तो टैक्सेबल होगा या माफ होगा? क्यों? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस है, यानी यहां पर ये मायने नहीं रहेगा वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेदर, यहां लिख सकते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अब तो क्लियर है। सेकंड नंबर, हम एक जगह से रिटायर हुए, हम 2 जगह पर काम करते थे। तो एक जगह मेरी एज है 60 और दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ मेरी एज है 55। यानी दूसरे के यहाँ हम रिटायर कितने साल बाद होंगे? तुम लोग इतने अजीब हो। ऐसे एज कैसे हो सकती है कि एक आदमी के यहाँ मेरी एज 60 साल है तो दूसरे के यहाँ 55 साल होगी? मतलब क्या खा कर आते हो? हम तो नहीं समझ पाए। जो बोल दो बस उसका तड़ाक से आंसर देना है। अरे दोनों के यहाँ मेरी एज 60 साल ही होगी।
ये कौन सी बात है? ऐसे तो करते करते हम 5 साल के हो जाएंगे। अजीब बात है। तो कुछ जगहों पर बस अब पैदा होने ही वाले। हद करते हो तुम लोग। कुछ भी पूछ लो, जवाब गलत ही आएगा। तो अगर दोनों जगह मेरी एज 60 ईयर्स है, तो आई विल गेट द रिटायरमेंट साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू एम्प्लॉयर्स। कितनी जगह से रिटायर होगा? दो जगह से हो सकते हैं रिटायर। हैं? हाँ, हो सकते हैं। अब इतना मत सोचो, बिल्कुल हो सकते हैं। एक साथ हम दो जगह से रिटायर हो सकते हैं। अगर हम दो जगहों से एक साथ रिटायर हो रहे हैं तो हमें दो जगह से एक साथ ग्रेचुटी मिलेगी। एक जगह से रिटायर हुए तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख। तो दो जगह से रिटायर होंगे तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 लाख। वो 40 लाख नहीं होगी। ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसएससी होता है। एक आदमी को पूरी लाइफ में 20 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। एक आदमी को पूरी लाइफ में 20 लाख रुपए की ग्रेचुटी का बेनिफिट मिलेगा। इफ एम्प्लॉय इज रिटायर्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन टोटल limit of rupees 20 lakh shall be restricted to rupees 20 lakh। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। दोनों के यहां से टोटल लिमिट हमारी 20 लाख की माफ होगी। उससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। अच्छा, एक ये भी तो हो सकता है ना कि हम एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के यहां से 50 साल की एज में रिटायर हो गए, मेरी मर्जी, मैंने रिटायरमेंट ले लिया, मेरी मर्जी, हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। फिर दूसरे के यहाँ काम किया, वहां भी मैंने 5 साल से ज्यादा कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ सर्विस काम किया, वहां से भी मुझे ग्रेचुटी मिलेगी। एक के यहाँ मैंने 50 साल की एज तक काम किया, वहां से मुझे ग्रेचुटी मिल चुकी है। और अब मैं दूसरी जगह से 10 साल 15 साल काम करके फिर रिटायर हो रहा हूं। हो सकता है नहीं? ये तो पॉसिबल है ही। मैं दूसरी जगह से अब रिटायर हो रहा हूं, तो मुझे वहां से भी ग्रेचुटी मिल रही है। अब क्या करेंगे? हाँ। नहीं, ऐसा ऐसा कौन कर दिया? दूसरे काम कर रहे हैं क्या? मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ और सेठ बन करना बैठो? सेठ बनकर। हाँ, बताओ। अब मैं बोलूं? इफ एम्प्लॉय हैज गॉट ऑलरेडी retired from previous employer and also got the benefit under section 1010, and now again he is getting retired from present employer। हाँ या ना? Then maximum limit of rupees 20 lakhs
shall be reduced from that portion of gratuity which is already exempted earlier. अगर कोई बंदा 2010 में रिटायर हुआ था और उस समय उसको एग्जेम्पशन मिला था, मान लेते हैं 5 लाख, कितना मिला था उस समय, उसने बेनिफिट ले लिया था अंडर सेक्शन 10(10) का। मैंने कहा एक बंदे की पूरी लाइफ में वो जो ग्रेचुटी का बेनिफिट आज की डेट में ले सकता है वो 20 लाख तक ले सकता है। कितने का बेनिफिट ले चुका है ऑलरेडी? 2022-23 प्रीवियस ईयर में वो फिर से रिटायर हो रहा है। तो उस समय अब नाउ मैक्सिमम लिमिट, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 20 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे आप, क्योंकि उतना वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट कर चुका है। अब मैक्सिमम लिमिट 20 लाख की बजाय कितनी हो जाएगी? दैट्स इट। अब समझ में आया? तीनों समझ में आया पॉइंट? और तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला मैंने बताया, इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस ऑलवेज टैक्सेबल। दूसरा मैंने बताया, इफ एनी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, देन द मैक्सिमम लिमिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 20 lakhs। इट शैल नॉट गो बियॉन्ड 20 lakhs। तीसरा मैंने बताया, इफ एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम एनी प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड गेट द बेनिफिट ऑफ अंडर सेक्शन 10(10), नाउ अगेन ही इज गेटिंग द रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, then the maximum limit shall be reduced from that portion which he already got exempted. That's it. समझ में आई बात? अरे बोलो ना, बस इतना ही याद रखना है। इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लो, नहीं नोट करोगे तो हमारे नोट्स में यहाँ पर दिया ही हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीनों पॉइंट्स थी। Gratuity received during the period of service is fully taxable. Where gratuity is received from two or more employers in the same previous year, then the aggregate amount of gratuity exempt from the tax cannot exceed rupees 20 lakhs. Where gratuity is received in any earlier previous year from former employer and again received from another employer in a later previous year, then the limit of 20 lakhs will be reduced by the amount of gratuity exempted earlier. That's it. Clear है? पक्की बात? क्वेश्चन सॉल्व करें, मजे लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक एन एम्प्लॉई ऑफ एबीसी लिमिटेड, आंसर नहीं देखने का, 2,05,000 एज ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ओ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, बट ग्रेचुटी एक्ट में कवर करता है। ही रिटायर्स ऑन 10 सितंबर 22। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट दी हुई है ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना है? 2,05,000 और कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है, ये भी दिया है क्वेश्चन में। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने देखे। आगे क्या लिखा है? आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज फॉर 35 years and 7 months, 35 साल 7 महीने काम किया और कवर्ड है, तो इसको हम 36 साल मान लें। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 26। लास्ट ड्रॉन सैलरी 2700 पर मंथ। कौन सा काम कर रहा था ये? ठीक है, अब हमें बताना कितना एग्जाम होगा। नहीं, है एहसान तेरा, मत बताना। हाँ, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग
चलो बताओ एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है उसको। 2,05,000। सेकेंड, मैक्सिमम लिमिट कितनी। जिस आदमी को 2,700 रुपये मिल रहे हो और उसके सामने जब कैलकुलेशन 20 लाख का आएगा तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा। उसको लगेगा खुशियों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली निकलेगा तो थर्ड के हिसाब से ही। ठीक है ना। देखो, 15 डेज सैलरी, कितने साल काम किया, बता सकते हो ना। इतने दिनों की सैलरी उसको, इतने महीनों की सैलरी उसको फ्री में मिलेगी। ठीक है। एक महीने की सैलरी कितनी, 2,700, बात खत्म। हाँ, नहीं, 36 साल, एक साल का इतना हो गया, ऐसे समझ लें। ये एक साल का बेनिफिट मिलना है, इतने दिनों की सैलरी, एक साल में इतने दिनों की सैलरी मिलेगी। वो भी किस सैलरी के हिसाब से, 2,700। 2,700 एक महीने की सैलरी है, सुन लो। तो 15 दिन की सैलरी कितनी हुई, निकल जाएगी। ये एक साल का बेनिफिट उसको मिला। तो 36 साल में कितने का बेनिफिट मिलेगा, नहीं पता चल जाएगा। हाँ, ना ऐसे कैसे। 15 डिवाइडेड बाई 30 होता तब हम मानते। 15 डिवाइडेड बाई 26 है तो कहाँ से 1,350 हो जाएगा। और कैलकुलेटर नहीं लाते हैं उनके लिए एक वार्निंग है, कल से कैलकुलेटर लेते आएंगे और जो हम कहेंगे वही लाएंगे। मोबाइल को कैलकुलेटर की तरह यूज नहीं करेंगे। 56,076। तीनों में से कमती क्या है, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया ना। हाँ या ना, इतना माफ होगा। तो टैक्सेबल कितना होगा सर। हमको हाथ में टोटल मिला है 2,05,000, कितना मिला है, और माफी मिली है केवल 56,076 को, तो बकिया क्या होगा, टैक्सेबल 1,48,924। दैट्स इट, ये टैक्सेबल होगा। अगर टोटल मिला हाथ में 2,05,000 और माफी मिलनी है केवल 56,000 की, तो बाकी तो टैक्स लगेगा, तो बाकी पर टैक्स लगा दो। हो गया। चले आगे। मिल गया आंसर, पक्का। 1 रुपए का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर ओल्डमैन रिटायर। अच्छा, जब ये ज्वाइन किया होगा नया नया तब भी तो उसका नाम ओल्डमैन ही रहा होगा। ओल्डमैन रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब आफ्टर 29 ईयर 6 मंथ एंड 15 डेज ऑफ सर्विस। अच्छा, 17 दिसंबर को रिटायर हुआ है। सॉल्यूशन नंबर 5। क्या क्वेश्चन में लिखा है, कितने दिन का है सैलरी उसका। 29 ईयर 6 मंथ 15 डेज। तो टेन्योर ऑफ सर्विस 29 ईयर्स 6 मंथ एंड 15 डेज। अच्छा, आगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट है 17 दिसंबर 22।
रिसिव्ड ग्रेचुटी है 4 लाख और रिटायरमेंट के समय उसकी सैलरी है 6,000 और डीए है 1,200। ग्रेचुटी रिसिव्ड है 4 लाख और सैलरी रिटायरमेंट के समय कितनी है? 6,000। कितना था? और डियरनेस अलाउंसेस है 1,200, एचआरए है 2,000, डीए है, एचआरए है 2,000। कमीशन ऑन टर्नओवर 1% एंड कमीशन ऑन प्रॉफिट 5,000। कमीशन ऑन टर्नओवर और कमीशन ऑन प्रॉफिट 5,000। He got an increment on 1st April 22 1,000 पर मंथ इन बेसिक, और टर्नओवर उसका है 1 लाख पर मंथ उसने अचीव किया है। तो 1 अप्रैल 22 को इंक्रीमेंट हुआ है 1,000। 1 अप्रैल 22 को उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है और टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम कितना है? 1 लाख पर मंथ है। देख लेते हैं पर मंथ है कि नहीं। पर मंथ है, ठीक है ना। सैलरी निकालनी है पर मंथ। हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन कहता है या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तब बताओ उसकी टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी होगी। अगर वो नॉन गवर्नमेंट कवर्ड है, नॉन गवर्नमेंट नॉट कवर्ड है, ठीक है ना। करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देख लो इधर तरीका समझना। ग्रेच्युटी रिसिव्ड कितना मिला है? 4 लाख। हम लेस कर देंगे, यहाँ छोड़ दो, लेस ना करो, इसको लिखो ए। क्या लिखो? ब्लॉक कर दो। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। कितना? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 0। ठीक। सेम इसी फॉर्मेट पर अगर हम आगे चलें तो हमें मिलेगा, सारे लोग इसी तरह से फॉर्मेट बनाना। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी। चलो, ग्रेचुटी रिसिव्ड कितने हैं? 4 लाख। इसको हम ले लेंगे ए, 4 लाख। पैक कर देते हैं। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो तीनों में सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। पहला बोलता है एक्चुअल अमाउंट 4 लाख। सेकंड बोलता है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। और थर्ड बोलता है हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। उसको यहां ऐसे कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देर, अब तो 29 साल 6 महीना कुछ दिन तो 30 साल हो गया। बोलो ना। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या है?
सैलरी मीन्स मैंने बोला था नॉट कवर्ड, अरे कवर्ड में दो ही चीज आएंगी, बेसिक सैलरी प्लस डीए, बस ना। बेसिक सैलरी कितनी थी? बेसिक सैलरी 6,000 रिटायरमेंट के समय उसको मिल रहा है, तो हम लिख देंगे 6,000। और डीए कितना था उसका, चाहे वो कवर्ड हो, मतलब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो या ना हो, 1,200। कितना हो गया टोटल? 7,200। ये रख देंगे हम लोग। 124,615। तो बताओ इन तीनों में से एग्जिम्ट कितना हो जाएगा, जो तीनों में से कम होगा, यही तो बताया, तीनों में से जो कम होगा। तो बी निकल गया ये, तो 1,20,4,615। तो टैक्सेबल कितना होगा सर? हाथ में जितना मिला उसको एक, और बी जितना माफ हुआ माइनस कर दो, वो टैक्सेबल हो जाएगा। 4 लाख मिला है, माइनस कर दो, 2 लाख। तरीका समझ में आया? नोट किया? अरे हटा दें। अब आते हैं, ये क्या, चलो, कहता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन सी सिचुएशन नॉट कवर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है, ग्रेचुटी रिसिव्ड 4 लाख। यह है एक एग्जाम अंडर सेक्शन 1010, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट 4 लाख। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। एंड नंबर 3 हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ फलाना सैलरी, देखेंगे कितना, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट देयर ऑफ को हटा देना, 29 साल 6 महीना 15 दिन में 6 महीना 15 दिन हटा दो, केवल 29 साल का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, वो हम निकालते हैं। सैलरी मींस, आपको अच्छी तरह मालूम है, बेसिक सैलरी प्लस डीए कौन सा, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, बस ना। तो बेसिक सैलरी कितनी थी? 6,000। डीए कितना था? ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्या डीए सैलरी का पार्ट है या नहीं। डियरनेस अलाउंसेस केवल लिखा हुआ है, छोड़ दें। और मैंने कहा था जब कुछ ना लिखा हो और
सैलरी परसेंटेज के बेसिस पर ना हो, तो ये मानना ज्यादा बेटर है कि वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। अगर ये परसेंटेज बेसिस पर होता तो मैं इस बात पर फोकस करता, भैया सैलरी बढ़ेगी तो डीए बढ़ेगा, सैलरी घटेगी तो डीए, यानी कि सैलरी के साथ उसका डीए जुड़ा हुआ है। यहाँ हम ये मान लेंगे सैलरी के साथ उसका डीए जुड़ा हुआ नहीं है। इसने क्या आंसर दिया, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। क्लियर है? तो हम मान लेंगे जुड़ा हुआ नहीं, छोड़ देंगे। अच्छा, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम, उसका टर्नओवर जो अचीव किया है वो है 1 लाख, और टर्नओवर का परसेंटेज कितना है, ये वाला कमीशन तो लेंगे ही नहीं, कमीशन केवल 1% लेंगे। कितना हो जाएगा, 1000, 1000 पर मंथ। तो डीए हम कुछ नहीं लेते हैं, 1000 पर मंथ ले लेते हैं। ठीक है, बोलो टोटल कितना हुआ, दैट्स इट। तो ये हो गया 7,000। हो सकता है इन लोगों ने डीए लिया हो 1200, तो 8,200 के हिसाब से आंसर निकाला हो। वो आप लोग अपना नीचे नोट लगा देंगे, अगर कोई डाउट या क्वेश्चन दिमाग में आता है तो। कितना आया, 3,500 इंटू 29 ईयर्स, 1,01,500। तो एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, 1,01,500। टैक्सेबल कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, तो 3 लाख, हाँ 2,98,500। नोट करना इसका कितना आंसर आएगा। ओके, सॉरी 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 सॉरी, गॉट इट। इस 7,000 को काटें, आपकी सैलरी कितनी आई। यहां हम लोग लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं लेते, यहां हम लोग लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी लेते। बहुत बढ़िया, हो बहुत ही बढ़िया। यहां हम लोग लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं लेते, यहां हम लोग लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी लेते हैं। मैंने कहा भी सीखने को मिलेगा, पर छोड़ दिया। लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी में तीन चीजें क्या क्या ले लेंगे, इधर देखें। बेसिक सैलरी, डीए इफ प्लस परसेंटेज। वो रिटायर किस तारीख को हो रहा है मालूम है। हाँ हाँ बताओ। डेट ऑफ रिटायरमेंट इज 17 दिसंबर। तो हम लोग लास्ट 10 मंथ्स कब से लेंगे, 16 दिसंबर तक तो लेना पड़ेगा। 16 दिसंबर होगा ना, गलत। लास्ट 10 मंथ्स का मतलब इस महीने को नहीं लेना है, लास्ट 10 मंथ्स का मतलब इस महीने को लेना नहीं है। दिसंबर को लो ही मत ना, लास्ट मंथ का मतलब नवंबर होता है। अगर हम तुमसे पूछें आज कौन सा महीना चल रहा है, सर अगस्त चल रहा है, तो लास्ट मंथ क्या होगा, जुलाई होगा, है कि नहीं। तो हम लोग ये दिसंबर है तो नवंबर से कंप्यूट करेंगे, कब से कंप्यूट करेंगे, तो नवंबर 22, अक्टूबर, हाँ सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च। देखें कितने महीने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और लेना है, फेब्रवरी 2022। कितने लेने हैं, ये लास्ट 10 मंथ्स हुए। और आपको मालूम है सैलरी इसकी इंक्रीज हुई है 1 अप्रैल 2022 को। कब इंक्रीज हुई है, यानी आज की डेट में जो इसकी सैलरी थी, वो सैलरी थी 6,000 एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। नवंबर में इसकी सैलरी कितनी थी, और यहां इसकी सैलरी कितनी थी, 1 अप्रैल को इंक्रीज हुई है। तो अप्रैल को ऊपर रखें या नीचे रखें, 1 अप्रैल को इंक्रीज हुई है, तो पूरे अप्रैल की सैलरी इसकी जाएगी 6,000। यानी इधर 2 महीने का ही केवल जाएगा। अब समझ में आई बात, ठीक है ना।
अच्छा, डीए कितना था इसका सर, आपने कंसीडर ही नहीं किया। कंसीडर कर लें, मान लेते हैं क्वेश्चन में हाँ शामिल है, मान लेते हैं। तो डीए कितना है? 1200। 1200, हाँ या ना? बोलो। अच्छा, परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है? 1 लाख का 1%, तो 1000, और पूरा 1-1000 हर महीने आता जाएगा, बात खत्म हो गई। क्लियर है? लेकिन डीए दिया है 1200, हमें कहाँ दिया है परसेंटेज के बेसिस पर? हमने मान लिया, हमने कहा ना अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मान लो, नहीं मानना चाहते नोट डाल दो, मानना चाहते हो नोट डाल दो। नोट मतलब रुपया मत डाल देना, नोट का मतलब एक तो वर्किंग नोट डाल देना कि इट हैज बीन एज्यूम, हाँ भाई, इट हैज बीन एज्यूम दैट द डीए शैल फॉर्म पार्ट, डीए शैल बी कंसिडर्ड एज फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी, या डीए शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो समझ में आए वो एक नोट में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सही माने जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। क्लियर? तो एक बात बताओ, ये 10 महीना है तो 8 महीने की सैलरी यही रहेगी, 2 महीने की सैलरी ये रहेगी। बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं, बार बार लिखने से कोई फायदा। तो हमारा सैलरी हो गया 6, 7, 8, 8,200 पर मंथ, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। और 5, 6, 7, 7,200 मेरी सैलरी 2 महीने के लिए। अरे बोलो ना, 10 महीने की हो गई ना, हमें 10 महीने लेना था ना, 8 महीना और 2 महीना कितना हो गया? तो पिछले 10 महीने में इसने इतनी सैलरी निकाली, हर महीने 8,200, 8,200, 8,200, 8 महीने तक, और 7,200, 200, 2 महीने तक। हाँ या ना? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, पक्का ना? हाँ। अच्छा, कितना हुआ? 65,600, और इसका हो गया 14,400, 80,000। अब 10 मंथ्स एवरेज, ये 10 मंथ सैलरी है, ये 10 मंथ सैलरी है, और हमें चाहिए 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, कितनी आ जाएगी? 8,000। अगर 10 महीने की सैलरी 80,000 है, तो 1 महीने की सैलरी कितनी मिली? 8,000। तो हम लोग यहां पर लेंगे 8,000। ठीक है ना? अब बताओ, 4,000 × 29, ये आ गया 1,16,000। 1 लाख। तीनों में सबसे कम क्या है? माइनस कर लो, 4 लाख, 284। दिस इज योर आंसर। इसने क्या किया है, हाँ किया है या ना किया है, वो भी देख लेते हैं। माना है, हमारा ही वही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, जैसे हमने माना वैसे इसने भी मान लिया। नोट करना है क्या? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब जब हम लोग ग्रेचुटी देख ही चुके हैं, तो क्यों ना थोड़ा आगे बढ़ करके उस पॉइंट को कर लिया जाए, तो जो नेक्स्ट सेक्शन में देखना है हमको। क्यों? इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। ये भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। क्या होता है? हम लोगों ने सेक्शन 14 देखा, दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। हम लोगों ने सेक्शन 14A देखा, इफ एनी, बात ना देखो इधर, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 15 देखा था, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, साथ साथ रिवाइज करते जाओ। सेक्शन 15 देखा था, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन देखे थे। 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन देखा था, एक्चुअल अमाउंट और 50,000 विच एवर इज लेस,
16(2) में हमने एंटरटेनमेंट अलाउंसेस देखा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है, एक्चुअल अमाउंट 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस। सेक्शन 16(3) में प्रोफेशनल टैक्सेस, जो भी अमाउंट पे करेगा एक्चुअल में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एम्प्लॉई, वो हमारा डिडक्टेबल होगा। सेक्शन 17(1) में डेफिनेशन ऑफ सैलरी देखा था, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव एनकैशमेंट, कमिटेड पेंशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, फी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस एंड सेक्शन 80 सीसीडी। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैंने सेक्शन 17(2) बताया। 17(2) में हमने बताया परक्विजिट्स, परक्विजिट की डेफिनेशन। अच्छा, परक्विजिट में एक अमेंडमेंट आया था, मैंने शायद उसको कोट नहीं किया, आज मैं कोट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं छूटी है। ठीक है ना। सेक्शन 17(2) परक्विजिट नंबर 1, अनुलाभ किसको कहेंगे? रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, any obligation of the employee is met by the employer, any benefit or perquisite provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee. नेक्स्ट मैंने बताया था स्वेट इक्विटी शेयर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इधर एट फ्री और एट कंसेशनल। उसके बाद मैंने बताया था अगर एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है इन 3 अकाउंट्स में मोर देन 7,50,000 तो वो परक्विजिट माना जाएगा। पहला था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दूसरा था ईटीसी, सीडी और सुपर एनुएशन फंड। इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को तो वो भी परक्विजिट की तरह टैक्सेबल होते हैं। एक और बताया था एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, एलआईसी प्रीमियम, तो वो भी हमारा परक्विजिट होता है। अब सुने, जो अमेंडमेंट आया जो छूट गया था वो मैं कोट कर दूं कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोविड-19 के अगेंस्ट उसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई पेमेंट करता है, हाँ, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोविड-19 के अगेंस्ट में कोई पेमेंट करता है मेडिकल ट्रीटमेंट का, तो परक्विजिट नहीं माना जाए। हाँ, ठीक है ना, याद रहेगा, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के कोविड-19 के ट्रीटमेंट का पेमेंट करता है तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा, तो हम लोग उधर देखेंगे, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को मिला, एम्प्लॉय को नहीं मिला, उसके फैमिली मेंबर्स को। अच्छा, सेक्शन 17(3) मैंने बताया था प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, तीन चीजें बताई थी। पहला बताया था एनी सम ड्यू और रिसीट बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर अगेंस्ट द टर्मिनेशन या ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। हाँ, है ना, सॉरी, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा बताया था एनी सम रिसीट ड्यू टू और रिसीट बाय एनी एम्प्लॉय, एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन अगेंस्ट टर्मिनेट अगेंस्ट बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा मैंने बताया था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा। सेक्शन 17(3) के बाद हम लोग ग्रेचुटी पर आए थे। ग्रेचुटी इज रिटायरमेंट बेनिफिट और ये सेक्शन 10(10) में एग्जाम्प्ट होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% माफ होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो तरह से देखते हैं, कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड में देखते हैं तीन में से जो सबसे कम होता है, एक्चुअल अमाउंट 20 lakhs, half month salary 15 divided by 26 days salary on the basis of last drawn salary for each completed year of service or part thereof, salary here means basic salary plus DA। नॉट कवर्ड में देखा था एक्चुअल अमाउंट 20 lakhs, हाफ मंथ सैलरी 15 डिवाइडेड बाई 30 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 एवरेज सैलरी। ये रिवाइज कर रही थी, हमारे साथ साथ नहीं सोच रही है, छोड़ दिया उसको, स्किप कर दिया। लास्ट 10 months एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ऑफ सर्विस, और वहां पार्ट ऑफ शामिल नहीं किया गया। सैलरी हेयर मींस बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। मैंने तीन नोट्स बताया, इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस शैल बी चार्जेबल, शैल बी चार्ज टू टैक्स एट ऑल। दूसरा मैंने बताया अगर कोई इंप्लॉय को एक ही समय में एक ही साल में दो जगह से रिटायर होता है उसको ग्रेचुटी मिलती है तो मैक्सिमम लिमिट 20 lakhs की रहेगी। तीसरा मैंने बताया अगर एक एम्प्लॉय ऑलरेडी रिटायरमेंट का बेनिफिट ग्रेचुटी का ले चुका है किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर से, अब अगर करेंट एम्प्लॉयर के यहाँ से वो रिटायरमेंट ले रहा है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट उतने अमाउंट से कम हो जाएगी जितना वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट करवा चुका है। ये खत्म हो गया ग्रेचुटी। अब हमें देखना है सेक्शन 10(10)(a।
ये कहलाता है कॉम्यूटेड पेंशन। क्या करना है? माफ कर दे। देखिए 1010A, ये क्या कहलाता है? कॉम्यूटेड पेंशन। कॉम्यूटेड पेंशन का मतलब जानते हो? सेक्शन 10 में दिया है। तो सेक्शन 10 का मतलब क्या होता है? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन किस चीज का? कॉम्यूटेड पेंशन। हिंदी में कहते हैं इसको। हाँ, पेंशन की एक मुश्त ठीक है ना? अब इससे समझ में आ गया, एक मुश्त। एक साथ आपने पेंशन ले ली, कैसे ले ली? अरे, पेंशन एक साथ कैसे ले सकते? एक साथ पेंशन ले लोगे? अरे एक साथ पेंशन ले लोगे? हाँ हाँ, वही तो है। हुआ क्या कि एक बंदा है, वो रिटायर हो गया, घर पे बैठा था आराम से। तब तक उसको उसको जो पेंशन मिलती थी वो मिलती थी 10,000 पर मंथ। आराम से जिंदगी गुजार रहा था। अचानक उसको 2 लाख रुपयों की जरूरत पड़ गई। उसका तो अर्निंग का कोई सोर्स है नहीं। एक ही सोर्स है जहां से वो क्या पा रहा है। दौड़ा दौड़ा गया, मालिक 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 ने कहा क्या? उसने कहा 2 लाख रुपए दे दो। काहे का भाई? काहे का? 2 लाख किस चीज का दे? तो कहा कि जो आप पेंशन देते हो ना, उसमें से हर महीने काट लेना। मालिक ने सोचा कि अभी इसकी कितनी और उम्र रह जाती है हेल्थ के हिसाब से। 2 मिनट के लिए कैलकुलेशन। तो उसने कहा कि भाई तुम अभी मान लेते हैं 10 साल और रहोगे, 2 मिनट के लिए। तो 10,000 के हिसाब से 1 साल का उससे तुरंत कैलकुलेट किया, 1,20,000। चलो 5,000 कर लेते हैं, कहाँ है इतना ज्यादा करें। और कहा कि भाई 10 साल और जियोगे तो टोटल कितना तुम पेंशन लोगे हमसे? 6 लाख लोगे। अभी कुछ कैलकुलेशन दिमाग में चला। और 6 लाख के बदले तुम कितना मांग रहे हो आज? 2 लाख। हाँ या ना? एक काम करते हैं, आगे से ना तुम्हारी पेंशन हम 40% काट लेंगे। कितनी काट लेंगे? यानी जो हम 5,000 की पेंशन दे रहे हैं उसमें से 40% काट करके तुमको हर महीने 3,000 देंगे। कितना देंगे? ले लो 2 लाख रुपए। अब उसको जरूरत है, वो ले लेगा या नहीं? 2 लाख रुपए ले लिया। अब उसको हर महीने पेंशन कितनी मिलेगी? यानी वो जो उसने दो दो हजार रुपए जो उसको 10 साल तक मिलता, उसने पूरी पेंशन क्या कर ली? एक साथ उठा ली। कितने हिस्से की? 40% के अगेंस्ट। उस 40% के अगेंस्ट उसने 2 लाख रुपए उठा लिए सीधे। सर ऐसे कैसे होता है? 2,000 के हिसाब से एक साल का 24,000 होता है, 10 साल का 2,40,000 होता है। तो 2 ही लाख ले रहा है। अरे ये तो आपस की अंडरस्टैंडिंग है ना, कि भाई आगे से देखो हम तुम्हें 5,000 नहीं देंगे, अब ये थोड़ी 10 साल बाद वो मर ही जाएगा। ठीक है ना? 10 साल के लिए एक एस्टिमेट किया गया, दिमाग पे कुछ कैलकुलेशंस चले और सामने के लिए बोला गया भैया तुमको 5,000 पेंशन देते थे, अब 3-3 हजार देंगे, बात खत्म। वो डन हाँ करेगा तो उसको 2 लाख पेंशन एक साथ मिल जाएगी, और उसको 5-5 हजार, 3-3 हजार हर महीने मिलेगा। इसी को कहते हैं कॉम्यूटेड पेंशन। अब एक साथ पेंशन लिया, जरूरत थी या मजे मजे करने के लिए 2 लाख ले लिया? जरूरत थी तभी तो 2 लाख रुपए उसने एक मुश्त में लिया। सरकार कहती है हमको टैक्स दो। अरे, एक तो गरीब आदमी, ऊपर से वो मजबूरी में पैसा निकालने गया, ऊपर से आप क्या करें? टैक्स दो, गलत हो जाएगा ना? तो गवर्नमेंट ने यहां पर माफ किया अंडर सेक्शन 1010A में। कहा जो ये एक मुश्त अमाउंट निकलती है दैट इज द फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, ये सैलरी का ही हिस्सा है, टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन इतना माफ करने के बाद जो बचेगा वही टैक्सेबल होगा। बात समझ में आई? हमको क्या पढ़ना है अंडर सेक्शन 1010A? कॉम्यूटेड पेंशन।
दो पार्ट में बांट दो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तुम लोगों को मालूम है क्या करते हैं? 100% एग्जिट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो पार्ट में तोड़ते हैं। कौन कौन से? हाँ, अब यहाँ ग्रेचुटी क्या कर रहा है? तुम लोग, गलत नहीं बोला उसने। केवल इतना समझो कि whether the employee receives gratuity, got gratuity or not। अरे, जब कोई इंप्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसके बाद ही तो उसको पेंशन मिलती है, ये तो कंफर्म है। और जब उसको पेंशन मिल रही है तो क्या तुम ये एम्प्लॉय ये नहीं जानता कि उसको 2 साल 3 साल पहले जब वो रिटायर हुआ था तो उसको ग्रेचुटी मिली थी या नहीं मिली थी? अरे हम रिटायर हो गए, क्या हम आपको ये नहीं बता सकते कि जब हम रिटायर हुए थे तो हमको ग्रेचुटी मिली थी या नहीं मिली थी? वो भी नहीं बता सकते क्या? हाई स्कूल पास हो या नहीं हो, बता सकते हो कि नहीं? वही चीज यहां पर है, मुझे ग्रेचुटी मिली थी या नहीं, नहीं बता सकते। तो राइट नाउ ही इज गेटिंग पेंशन। नाउ वी आर आस्किंग फ्रॉम हिम वेदर यू गॉट द ग्रेचुटी और नॉट, दैट्स इट, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो वो कहेगा हाँ मिली थी, तो भैया इधर चले जाओ, नहीं मिली थी तो उधर चले जाओ, सोचना क्या है? यहाँ ये नहीं देखना कि वेदर ही वॉज कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट और नॉट। हियर वी हैव टू चेक वेदर ही गॉट द ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और नॉट, दैट्स इट। अब समझ में आया? अरे कितना सिंपल पॉइंट है। तो बस ये दो चीजें याद रखनी है कि अगर उसको ग्रेचुटी मिली थी तो क्या, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिली थी तो क्या। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जितना भी मिला पेंशन का लमसम अमाउंट सब माफ कर दो। अगर नहीं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम देखेंगे कि उसको ग्रेचुटी मिली थी या नहीं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। अगर ग्रेचुटी मिली थी उसको रिटायरमेंट के समय, तो 1/3 ऑफ 100% कॉम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। सर ये क्या बोला है फिर? ये एग्जेम्प्ट है। और अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिली थी तो 1/2 ऑफ 100% कॉम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। बस खत्म हो गया ये टॉपिक आपका। अब केवल समझने वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अरे बोलूं? अरे बोलूं? अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने 40% कॉम्प्यूट करवाया था ना, कितना करवाया था और कितना ले लिया था? 2 लाख। कितना ले लिया था? अगर 40% पर 2 लाख ले लिया था तो 100% पर कितना लिया होता? 5 लाख। अगर 40% कॉम्प्यूट करवाए हो बेटा तो 2 लाख लेकर चले गए। इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन ये है कि अगर पूरा कॉम्प्यूट करवा लिए होते कि हमको अब आगे से पेंशन नहीं चाहिए, तो भैया तुम 5 लाख लेकर निकले होते। अब बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? अगर 40% का कॉम्प्यूटेशन 2 लाख होता है तो 100% का कॉम्प्यूटेशन कितना होगा? 5 लाख। तो 5 लाख का 1/3 माफ कर दो अगर तुमको ग्रेचुटी मिली थी तो 1,66,667 माफ हो जाएगा। हाथ में कितनी आई थी और माफ कितनी होनी चाहिए?
बाकी पर क्या लगा दो, हो गया काम। इधर इस केस में अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली थी पास्ट में और 40% का कॉम्यूटेशन आपने 2 लाख पर करवाया है, अगर 100% कॉम्यूट करवाए होते तो कितना मिलता, और 5 लाख का आधा माफ कर दो, कितना, 2.5 लाख माफ है, और ले कितना गए हो, पूरा माफ है भैया। 2.5 लाख तक माफ हो सकता है, तुम तो ले ही 2 ही लाख गए हो, पूरा माफ है। अरे अब क्या प्रॉब्लम है, टॉपिक इज ओवर। बहुत टफ, अरे बहुत टफ था, बोलो ना नहीं, फिर से बोलूं। Commuted pension section 1010A. First of all, when the employees means after this is after retirement benefit, ये तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है, पेंशन ही इज गेटिंग पेंशन, तो ये आफ्टर रिटायरमेंट ही होगा। कोई ये नहीं कह सकता हमको ना रिटायरमेंट के पहले कॉम्प्यूट करवाना है, ये कौन सी बात होती है भैया। जब भी होगा ये रिटायरमेंट के बाद ही कॉम्प्यूट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई इम्प्लॉय कॉम्प्यूट करवा रहा है पेंशन तो दो तरह से बांटा जाएगा, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पूरा माफ करेंगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कौन कौन से, कौन कौन से 2 पार्ट, उसको ग्रेचुटी मिली थी या नहीं मिली थी। अगर ग्रेचुटी मिली थी तो 1/3 ऑफ द 100% कॉम्प्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट, बाकी पर टैक्स लगा दो। अगर नहीं मिली थी तो 1/2 ऑफ द 100% कॉम्प्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट, बाकी पर टैक्स लगा दो। अब क्लियर है, देखो। कॉम्यूटेड पेंशन मींस लम सम अमाउंट टेकन बाय अ कॉम्यूटिंग द पेंशन और पार्ट ऑफ द पेंशन, ठीक है। एग्जेम्पशन कितना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% माफ है, ग्रेचुटी अगर मिली है तो 1/3, नहीं मिली है तो 1/2। क्लियर हुआ। मिस्टर अमित, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं। सर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया ना, और हमने बस 6 छोड़ा है, तो नेक्स्ट सेशन में इसको सॉल्व करवाएंगे, अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ टिक लगा दें, नहीं तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ होमवर्क, अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। कहता है मिस्टर अमित हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब 31 March 2022, 1 अप्रैल को ही वॉज इंटाइटल्ड टू अ पेंशन 3,000 पर मंथ। तो 1 अप्रैल 22 से उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो गई है, कितनी, कितनी, 3,000, और 1 अगस्त को उसने 80% अपनी पेंशन कॉम्प्यूट करवा ली, 1,20,000। 1 अगस्त 2022 को उसने 80% पेंशन कितने रुपए पर, रुपीस 1,20,000 कॉम्प्यूट करवा ली। क्वेश्चन क्या पूछता है, किस तरह का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्सेबिलिटी कितनी होगी, ग्रेचुटी नहीं मिली थी तो, ग्रेचुटी मिली थी तो। अब ग्रेचुटी अगर मिली थी तो कवर्ड है, नहीं कवर्ड है, उससे कोई लेना देना नहीं, हमें केवल इतना देखना है कि उसको ग्रेचुटी मिली थी या नहीं मिली थी, बात खत्म। पहला केस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ये हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट ग्रेचुटी रिसिव्ड, हाँ या ना, और नॉन गवर्नमेंट ग्रेचुटी नॉट रिसिव्ड। एक्चुअल अमाउंट कितना है, कॉम्यूटेड पेंशन का 1,20,000, ये टोटल मिला है कॉम्यूट करवाने का, इसको हम कहेंगे ए। अब आते हैं एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा 1,20,000 माफ हो जाएगा, अरे बोलो ना। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेचुटी रिसिव्ड हुई है,
तो इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितनी ग्रेचुटी मिली थी, कितना, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर 80% कॉम्यूट करवाने पर 1,20,000 है, तो 100% कॉम्प्यूट करवाने पर 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80%, ये हो जाएगा 1.5 लाख। अरे बोलो ना, 1 लाख। तो हमारा यहां पर माफ कितना होगा, 1,50,000 का, या यहां पर लिख दें 1/3 ऑफ 1,50,000, तो कितना माफ हो गया, 50,000। अरे बोलो। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, यहाँ 70,000 और यहाँ नील। अच्छा, तीसरे में बात करते हैं, इधर डबल हैशटैग, बताओ। 80% पर उसने कॉम्प्यूट करवाया है कितना, 1,20,000। तो 100% पर कॉम्प्यूट करवाया होता कितना, 1,50,000। तो एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ 1,50,000, कितना आ जाएगा। तो टैक्सेबल कितना होगा, 1,20 मिला, 75 माफ है, बिल्कुल ठीक है, 45 है। क्या दिक्कत है क्या, तो नोट कर लो। नोट हो गया। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका लीव इनकैशमेंट। कहानी बता दें। अब जो आपका सेक्शन है बढ़ता जा रहा है, 10 के बाद आया 10, 10A। अब इसमें एक और ए जोड़ दें तो कितने ए हो जाएंगे, सेक्शन 10, 10A। लीव इनकैशमेंट, हिंदी सुनेंगे हैं। अच्छा सुन लो, पढ़ करके ही बता दो। अरिजीत नहीं है। उसके गाने सुनते सुनते तुम लोग भी अरिजीत अरिजीत। अर्जित अवकाश का नकदीकरण। अच्छा, क्या है ये लीव इनकैशमेंट। हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहा था, मैंने उसको बोला देख, 1 महीने में तू 30 दिन, ये भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। मैंने उसको बोला कि भाई देख, 1 महीने में तुझे हम 30 दिन छुट्टी देंगे, जितने साल तू काम करेगा तू काम कर, बिंदास काम कर, लेकिन 1 साल में हम तुम्हें 30 डेज की लीव देंगे। उसको ईमानदारी का कीड़ा काट सकता है कि नहीं। उसने
हर साल ऑन एन एवरेज 10 दिन की छुट्टी ली, बाकी 20 दिन उसने काम किया, क्योंकि ईमानदारी का कीड़ा नहीं था, लालची था। उसको मालूम था जब हम रिटायर होंगे तो ये 20 दिन 20 दिन 20 दिन, किसी साल 15 दिन 18 दिन, बाई 20 दिन, इसको सबको जोड़ा जाएगा और रिटायरमेंट के समय हमें उन सब छुट्टियों का पैसा मिलेगा। अच्छा सर, उस समय नहीं मिल सकता क्या? हर साल नहीं मिल सकता? ले सकते हो, लेकिन वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये माफ कब होगा? जब ये रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद जब एक साथ आप लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(a)(a). सकती है, सारी छुट्टियां जोड़कर आपको एक साथ पैसा दिया जाएगा, लाखों रुपए मिल सकते हैं। अब अगर हर साल निकाले होते धीरे 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 तो छोटा अमाउंट मिलता, 25,000 50,000 हर साल, और छोटा अमाउंट छोटे स्लैब में जाता, 10% के स्लैब में जाता, सरकार को छोटा टैक्स मिलता। अब हमने ईमानदारी दिखाई और एक बड़ा अमाउंट ले लिया, सरकार को लालच आ गई, टैक्स ले लो, ये कोई अच्छी बात है? अच्छा अमाउंट मिला है, बड़ा स्लैब रेट लगेगा, 30% का टैक्स रेट लग जाएगा, ले लें उससे पैसा? नहीं ना। क्या दे उसको एग्जामिशन? किस सेक्शन में? 10(10)(a)(a) में। जेन्युइन है, देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया, कहा गया एम्प्लॉयज को दो पार्ट में तोड़ेंगे। कितने पार्ट में तोड़ेंगे? दो पार्ट में तोड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, या तो, अरे बोलो ना, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो मालूम है आप लोगों को, सोचने की कोई जरूरत ना को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो कितने पार्ट में? कोई दो पार्ट नहीं, एक ही रहेगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शन, बात खत्म। जरूरी है हर जगह दो पार्ट तोड़े जाएंगे? आदत बन चुकी है कि नहीं? मैंने क्या बोला? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शन। कितने में से? इन इन तीन नहीं, हर जगह तीन नहीं आएगा, यहाँ चार हो जाएंगे। यहाँ कितने होंगे? यहाँ चार होंगे। इन चार में से जो कम होगा वो माफ होगा। ठीक, 1 2 3। इन चार में से जो होगा वो माफ होगा लीव इन कैशमेंट में, कोई अमेंडमेंट नहीं है इसमें। इन चार में जो कम होगा वो माफ हो जाएगा। पहला तो आपको मालूम ही है क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट कितना? 3 लाख। थर्ड है 10 मंथ सैलरी। आप कितनी भी ईमानदारी दिखा दो, कितनी भी ईमानदारी दिखा दो, अगर ये ईमानदारी 10 महीने से ज्यादा की है तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलेगा वो 10 महीने तक का ही मिल सकता है। तो 10 महीने की सैलरी कैलकुलेट करके रख लेंगे यहाँ पे। और अर्नड लीव सैलरी, अर्नड लीव हो सकता है आपने 8 ही महीने की ईमानदारी दिखाई हो, हाँ या ना? एक्चुअल अर्न सैलरी, अगर आपने 8 महीने की ईमानदारी दिखाई है तो 8 महीने की सैलरी, 12 महीने की ईमानदारी दिखाई है तो 12 महीने की सैलरी। बात समझ में आई? 15 महीने की ईमानदारी दिखाई है तो 15 महीने की सैलरी, 5 महीने की दिखाई है तो 5 महीने की सैलरी। इसको हम कहते हैं अर्न लीव सैलरी। जितना आपने लीव को अर्न किया है उतना दिखा दो। अब इन चारों में जो सबसे कम होगा वो माफ कर दो। मैक्सिमम आप 10 महीने की ईमानदारी दिखाओगे तो ठीक है, उसके ऊपर की दिखाओगे तो कोई फायदा। अब बात समझ में आई? अच्छा, मैक्सिमम लिमिट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल अमाउंट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन जो हमको देखना है, इन दोनों को देखना है। और जरा ढंग से सुनो, किस बेसिस पर हम पिछले 40 साल से काम कर रहे थे, हर साल कुछ ना कुछ ईमानदारी दिखाई, आज हमको पैसा मिल रहा है किसका? उस 10 महीने की सैलरी का, उस अर्नड लीव सैलरी का। मान लो एक में आया 10 महीना, एक में आया 12 महीना। अब ये 12 महीने की सैलरी मान लो हमको मिलेगी, सैलरी का बेस क्या रहेगा? आज जो सैलरी निकाल रहे थे वो
या 40 साल पहले सैलरी निकाल रहे थे वो? आज वाली कॉमन सेंस है। आज वाली कौन सी? तो कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ, इन दोनों के लिए, ढंग से सुनना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 months एवरेज सैलरी, बेस ये लेंगे। ग्रेचुटी में क्या था? लास्ट 10 months था। क्या था? और मैंने कहा था अगर जुलाई में, अगस्त में काम किया हो तो जुलाई से कंसीडर करो, लास्ट पिछले महीने से। यहां लिखा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग। तो अगर आप 15 दिसंबर, सुन 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 सुन, अगर आप 15 दिसंबर को रिटायर हो रहे हो तो पिछला 10 महीना 14 तारीख से स्टार्ट कर दो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग। बात समझ में आई? दोनों में फर्क समझ में रहेगा? हाँ या ना? और सैलरी का मतलब क्या? सैलरी तो बहुत वेग सब्जेक्ट है, तो सैलरी हेयर मींस बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। ओ ओ, ये तो हो गया हम लोग, ये तो हम पढ़ा चुके हैं क्या मतलब होता है। बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज, दैट वुड बी द सेम। समझ में आई बात? हम लोग अगर लीव इनकैशमेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल it will be bifurcated into two parts, means the employee shall be bifurcated into two parts, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% माफ होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इन चार में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 3 lakhs, 10 months सैलरी एंड अर्न लिव सैलरी, दैट्स इट। ये जो 10 months सैलरी और अर्न लिव सैलरी शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 months एवरेज सैलरी, 10 months एवरेज सैलरी, एंड सैलरी हियर मींस बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज, दैट्स इट। इतना ही याद रखना। तो अब तुम लोग ये करके आओगे घर से, ठीक है ना? इसके बाद हम इस लीव इनकैशमेंट को बढ़ाएंगे। अब ज्यादा टफ नहीं रहेगा, बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है, देख सकते हो बहुत तेजी से पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना? बोल लो ना। टोटल 9 क्लासेस लगती हैं इसमें, सैलरी में 8 से 9। जिस स्पीड से तुम लोग चल रहे हो उम्मीद करते हैं 8 क्लास में खत्म हो जानी चाहिए। दिस वॉज द थर्ड सेशन, होप सो। ये तीसरा सेशन है ना? तो 8 से 9 क्लास लगती हैं, सैलरी चैप्टर खत्म। और हाउस प्रॉपर्टी में 4 लेक्चर बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा टेंशन देता है आपका पीजीबीपी और कैपिटल गेन। पीजीबीपी के लेक्चर लगते हैं 15 से 17, और कैपिटल गेन के लगते हैं 12 के आसपास, 11 to 12। इसी में ही मेहनत है बस, पीजीबीपी कैपिटल गेन, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है। लेकिन मजा आप सबसे ज्यादा किस में आता है? दोनों में, पीजीबीपी में भी कैपिटल गेन में भी। ठीक है, तो आप लोग इसको करके आएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पहले पूछेंगे आपसे 10 10 10 10 ए 10 10 ए ए। ठीक है ना? टाटा बोले।